बाबा चलाएगा तो केवल हमारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चलाएगा। इसके अलावा तमाम बाबाओं को समंदर में फेंकने की जरूरत है। ये जो धीरेन्द्र शास्त्री है, ये लंपट लाल, ये 5वीं भी पास है कि नहीं गारंटी के साथ नहीं कहा जा सकता। वो दृष्टिहीन बाबा कहता है कि हमको मायावती जी को बहन जी कहने में दिक्कत होती है क्योंकि वो मनु को खत्म करने की बात करती है, हमको तो मनु वाली व्यवस्था चाहिए। करा के दंगा जरा के बस्ती, मुआवजा बांटता है जो अब, उठो के मिलजुल कर हमको है उसका खाना खराब करना। अंगूठा काट लेने वाले लोग हमको अंगूठी पहनने की सलाह दे रहे हैं। ऐसी मीडिया को भी उखाड़ फेंको जो भाईचारे के खिलाफ है, जो विविधता के खिलाफ है। बंद करो पढ़ना दैनिक जागरण, बंद करो पढ़ना दैनिक भास्कर, बंद करो पढ़ना देखना आज तक, बंद करो देखना एबीपी न्यूज। किस लिए देखते हो? गालियां सुनने के लिए, जहां एंकर बैठकर खुलेआम दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के खिलाफ बातें करता है। जिस व्यक्ति का संविधान, शिक्षा, मनुष्यता, समानता और न्याय के अलावा दुनिया की किसी चीज में कोई आस्था नहीं है, और मुझे लगता है कि इसके बाद कुछ बचता भी नहीं है हासिल करने के लिए। आदमी और आदमी बराबर हो जाए, इसके अलावा पूरी दुनिया में कोई लड़ाई है नहीं। और इसी लड़ाई के हामी हम हैं, इसी लड़ाई के हामी आप हैं, और इसी लड़ाई को आगे ले जाने के लिए हमारे बीच सैकड़ों लोगों ने संघर्ष किया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, फुले, पेरियार, शहीद जगदेव, पेरियार ललई, कर्पूरी ठाकुर और लंबी परंपरा। लेकिन आज चूंकि बहुत सारी चीजें कही जा चुकी हैं तो मैं उसका दोहराव नहीं कर रहा, लेकिन जो मोटी बात मेरी समझ में आती है वो ये आती है कि जिस न्याय की लड़ाई हम लड़ रहे हैं और जो शब्द बार बार हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है, सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय, वो सामाजिक न्याय क्या है? और क्या भारत की आजादी, उससे पहले अछूतों का आंदोलन, उसके बाद पिछड़ों की नामबंदी, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में आदिवासियों की गोलबंदी, इन सब के बाद तो सामाजिक न्याय की लड़ाई को एक मकाम मिल जाना चाहिए था। लेकिन क्या ऐसा है? और अगर ऐसा होता तो शायद मैं भी यहां नहीं होता और आप भी यहां नहीं। लेकिन जो बुनियादी बात है वो ये है कि सामाजिक न्याय की लड़ाई आज भी शून्य पर खड़ी है। किताबों में बहुत कुछ कहा गया, संविधान में बहुत कुछ कहा गया, मंचों से बहुत कुछ कहा गया, लेकिन क्या हम महसूस करते हैं, हम दिल से महसूस करते हैं कि आदमी और आदमी आज बराबर हो गए? क्या हमारे समय की औरतें दिल से यह महसूस करती हैं कि वो पुरुषों के बराबर है? और जिस दिन तक इस देश का हर नागरिक दिल से यह महसूस नहीं करने लगता है कि वो दूसरे के बराबर है, उस दिन तक सामाजिक न्याय की लड़ाई शून्य पर खड़ी रहेगी। हमें फिर लौटना पड़ेगा बाबा साहब की तरफ, हमें बार बार लौटना पड़ेगा पेरियार की तरफ, हमें बार बार लौटना पड़ेगा बीपी मंडल और शहीद जगदेव कर्पूरी ठाकुर की तरफ। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि एक कठिन वक्त में हम बात कर रहे हैं सामाजिक न्याय की। और यह कठिन वक्त क्यों है? यह कठिन वक्त इसलिए है कि जो लड़ाई लगभग 100 बरस से लड़ी जा रही है, वो लड़ाई आज ज्यादा शिद्दत से लड़ने की जरूरत हमको क्यों महसूस हो रही है? क्यों हम बार बार कह रहे हैं
जैसे चलाया जा रहा है, इस देश को वैसे नहीं चलाया जा सकता है। इस देश के नागरिकों को जिस भीड़ में बदला जा रहा है, यह इस देश के नागरिकों का अधिकार नहीं है। इस देश के नागरिकों का अधिकार है शिक्षा, इस देश के नागरिकों का अधिकार है स्वास्थ्य, इस देश के नागरिकों का अधिकार है बराबरी, न्याय। और सारी लड़ाई वहीं पर है। और हम जब इतने साल के बाद यहां पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि बाबा देश चला रहे हैं। कुछ लफंगर किस्म के बाबा इस देश को चलाने की कोशिश कर रहे हैं और इस देश के चलाने वाले बाबाओं में तब्दील होते चले जा रहे हैं। इस साजिश को समझना पड़ेगा, इस गठजोड़ को समझना पड़ेगा। यह गठजोड़ किस बात के लिए है? यह गठजोड़ हमको कहां ले जाना चाहता है? शिक्षा, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, इसकी मांग से बाहर खींचकर हमें क्यों खड़ा किया जा रहा है? मंदिरों के सामने क्यों खड़ा किया जा रहा है? किसी मठाधीश के सामने क्यों खड़ा किया जा रहा है? बाबाओं के सामने। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि खुलेआम 2025 में मथुरा में बैठा हुआ छठी फेरे बाबा कहता है कि गीदड़ के पेट से गीदड़ पैदा होगा, शेर के पेट से शेर पैदा होगा। मैं ऐलान करना चाहता हूं कि ऐसे तमाम बाबाओं को समंदर में फेंक देने की जरूरत है, जो हमारे समय की औरतों को गाली देते हैं, जो गाली देते हैं इस देश की 80% आबादी को। अगर इस देश को कोई बाबा चलाएगा तो केवल हमारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चलाएगा। इसके अलावा तमाम बाबाओं को समंदर में फेंकने की जरूरत है। तुम्हारी हिम्मत कैसे होती है? तुम्हारी हिम्मत कैसे होती है हमारी औरतों को गाली बकने की? यह हिम्मत इसलिए होती है कि आपको पता है सत्ता ऐसे ही चलती है। आपको पता है कि इस देश को ऐसे चलाया जाना है। जरा सोच कर देखिए कि जो लोग इस देश को चलाना चाहते हैं, इस देश की सत्ता उनके हाथ में है। पिछले 11 साल से, कई राज्यों में 20 साल से, कई राज्यों में इससे भी ज्यादा समय से इस देश का मीडिया उनके हाथ में है। इस देश की जुडिशरी पर, न्यायपालिका पर उनका बहुत बड़ा प्रभाव हो चुका है। इस देश के अखबार उनके इशारे पर चलते हैं। इस देश के टेलीविजन के चैनल और एंकर उनके इशारे पर नाचते हैं। फिर किस बात की जरूरत है उनको? फिर वो क्या करना चाहते हैं? जरा सोचो। वे साजिश को वो इस देश में नदी की व्यवस्था लागू करना चाहते हैं, वो उस व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं जिसमें जाति के आधार पर जूठे कपड़े धोए जाएंगे, जाति के आधार पर जूठे बर्तन धोए जाएंगे, फटे हुए बर्तन कपड़े सिले जाएंगे, मोची केवल जूते सिलेगा और जाति के आधार पर मेहतरी की जाएगी। वो उस व्यवस्था को वापस जिंदा करना चाहते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, तुम सबको मंदिर के सामने खड़ा होना होगा। और मंदिर के सामने खड़ा वो किस कीमत पर करना चाहते हैं? स्कूलों को बंद करने की कीमत पर, कॉलेजों को बंद करने की कीमत पर, विश्वविद्यालयों को बंद करने की कीमत पर, सस्ती शिक्षा खत्म करने की कीमत पर। इसलिए मैं दिल्ली से आपसे ये कहने आया हूं कि इस साजिश को पहचानो कि तुम्हारे खिलाफ क्या चल रहा है। तुम्हें इस देश के स्कूलों से बाहर करने की तैयारी चल रही है, तुम्हें इस देश के विश्वविद्यालयों से बाहर करने की तैयारी चल रही है, तुम्हारे दिमाग को खोखला करने की तैयारी चल रही है। इस साजिश को समझने की जरूरत है। आप जानते हैं एक बर्गर कंपनी है, उसका नाम है मैकडॉनल्ड्स। आप सब लोग जानते हो, सुना होगा। वो कंपनी मूल तौर पर बर्गर बनाती है। जानते हैं उस कंपनी की सबसे बड़ी खासियत क्या है? पूरी दुनिया में मैकडॉनल्ड्स किस चीज के लिए मशहूर है? वो क्या करती है कंपनी? एक तरह का पाव पूरी दुनिया में सप्लाई करती है। उसी साइज का आलू वो इस्तेमाल करती है, वही मसाले उतने ही तापमान पर उसकी टिक्की तली जाती है और उसको परोसा जाता है आपके सामने।
आप न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर का बर्गर खाइए या कटिहार के किसी चौक का बर्गर खाइए, आपको स्वाद एक मिलेगा। ये उस कंपनी का दावा है। मैं जो बात कहना चाहता हूं वो ये कहने आया हूं कि इस देश के लोगों के दिमाग को मैं कोई का बर्गर बनाने की तैयारी चल रही है। इस देश के सारे लोग एक तरह से सोचे, एक तरह की बात करें, एक तरह का झंडा, एक तरह का गाना, एक तरह का कपड़ा, एक तरह का पहनावा, एक तरह की बोली, एक ही ईश्वर और एक ही नेता। लेकिन मैं चेतावनी देना चाहता हूं उन लोगों को जो समझते हैं कि इस देश के मनुष्यों को बर्गर बनाया जा सकता है, पिज्जा बनाया जा सकता है या खाने पीने का सामान बनाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि बर्गर सोचता नहीं है और हम और आप सोचते हैं। और यही उनका डर है, यही उनका डर है कि इस देश से कैसे सोचने समझने की प्रक्रिया खत्म की जाए, कैसे इस देश के लोगों को भेड़ बकरी में तब्दील किया जाए। और मैं आने वाले कुछ समय में 5 मिनट में शायद ये बात साफ कर दूंगा कि किस तरीके से हमारे और आपके बच्चों से सोचने समझने की ताकत छीनने की कोशिश हो रही है। जानते हैं, इस देश की हुकूमत को, संघ परिवार को, उनके चेलों को किस बात से सबसे ज्यादा दिक्कत होती है? इस देश के दलित, इस देश के पिछड़े, इस देश के आदिवासी, इस देश के पसमानदा कहीं पढ़ लिख ना जाए। क्योंकि अगर वो पढ़ लिख जाएंगे तो आपके बराबर की कुर्सी पर बैठकर बराबरी की बात करेंगे। और यही उनका डर है कि इस देश के दलित, इस देश के पिछड़े, इस देश के आदिवासी, इस देश के पसमानदा बराबर की कुर्सी पर बैठकर बराबरी की बात न करने लगे। इसलिए सस्ती शिक्षा की व्यवस्था को खत्म करो। न कोई पढ़ेगा, न बराबरी की बात करेगा। क्या इस देश की हुकूमत को किसी चोर उचक्के से दिक्कत है? क्या इस देश की हुकूमत को किसी लुटेरे से दिक्कत है? क्या इस देश की हुकूमत को आतंकवादियों से दिक्कत है? नहीं, वो तो ये कहते हैं कि जेएनयू में आतंकवादी पलते हैं, वो तो ये कहते हैं कि जामिया को बंद करो, वो तो ये कहते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बंद करो। और क्यों बंद करो? इसलिए बंद करो कि 100 रुपए में, 200 रुपए में, 500 रुपए में बीए, एमए, पीएचडी करने वाले जो ये लड़के बाहर निकलकर सोचना शुरू करते हैं, ये आतंकवादी से कम नहीं है, क्योंकि तुमसे बराबरी की बात करते हैं। तो किसी को पढ़ने मत दो। और ये बात मैं हवा में नहीं कह रहा हूं बाबू, ये बात मैं पूरे ठोस सबूत के साथ कह रहा हूं। आप सोचिए कि एक कॉलेज है दिल्ली में, उसका नाम है मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज। आपको पता है 5.5 साल के एमबीबीएस की फीस वहां कितनी है? 12,000 रुपए। इसी तरीके से एम्स में 5 साल 5.5 साल की जो फीस है सालाना, वो है 12,353 रुपए। और वहीं पर श्री रामचंद्र, माफ कीजिएगा अनास्थावादी होने के बावजूद, श्री रामचंद्र मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट SRMC, उसकी फीस है 2 करोड़ रुपए। ये ट्यूशन फीस है। कस्तूरबा गांधी मेडिकल कॉलेज की फीस है सालाना 1.5 करोड़ रुपए। अब आप सोचिए, ये छोड़ दीजिए एमबीबीएस, अगर आप अशोका यूनिवर्सिटी से एमए करने जाएंगे तो आपको 10 लाख 12 लाख रुपए देने पड़ेंगे। अगर आप एमईटी से जाएंगे, शिवनादर से जाएंगे, सिम्बायोसिस से जाएंगे, गलगोटिया से जाएंगे, तब भी आपको 6 लाख 8 लाख रुपए देने पड़ेंगे। वही फीस जेएनयू में 150 रुपए होती है, वही फीस जामिया में 1200 रुपए होती है, वही फीस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 2000 रुपए होती है। तो आप बताइए कि अगर इस देश के सारे सरकारी मेडिकल कॉलेज, सारी सरकारी यूनिवर्सिटी, सारे सरकारी कॉलेज बंद कर दिए जाए तो कौन लोग पढ़ेंगे और कौन लोग विश्वविद्यालयों और एजुकेशन सिस्टम से बाहर रह जाएंगे? ये भी मैं बताता हूं कि कौन लोग बाहर रह जाएंगे। आप देखिए कि 1995 में
इस देश में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी, सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी। जानते हैं आज देश में कितनी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है? लगभग 1900। और 1995 में ये ग्रोथ कितना है? 1 से 1900। और उसी 1995 में इस देश में 190 सरकारी यूनिवर्सिटी थी, आज है 685। इस देश में एक सर्वे और होना चाहिए, पता लगाया जाना चाहिए कि इस देश के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में, इस देश की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में, इस देश के प्राइवेट शिक्षा संस्थानों में किस तबके के बच्चे पढ़ते हैं, किस तबके के बच्चे पढ़ते हैं। और आज महामना बीपी मंडल को याद करते हुए मैं मांग करना चाहता हूं कि इस देश के सरकार को, हमको और आपको मिलकर इस बात के लिए मजबूर करना होगा कि जिस दिन तक इन तमाम प्राइवेट संस्थानों के दरवाजे उसी फीस स्ट्रक्चर में हमारे दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, आदिवासियों के लिए, पसमानदा के लिए खोलना पड़ेगा। और नहीं तो सरकार को इस बात की गारंटी लेनी पड़ेगी कि इस तबके के बच्चों की फीस सरकार भरेगी, और नहीं तो इन तमाम प्राइवेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के दरवाजे तोड़ दिए जाने चाहिए। हम बराबरी के हामी लोग, हम मनुष्यता के हामी लोग, हम समता, न्याय और बंधुत्व के हामी लोग। हमको शिक्षा से बाहर करने की तैयारी इसलिए हो रही है कि कहीं हम सोचना बंद ना कर दें। और सुनिए, एक रिपोर्ट है और वो रिपोर्ट ये कहती है, मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये सरकारी रिपोर्ट है। ये तो मैंने हायर एजुकेशन की बात की, सरकारी यूनिवर्सिटी की बात की, कि जहां 10 रुपए, 20 रुपए, 50, 100 रुपए, 1000 रुपए देकर आप बीए में करना चाहते थे, उसको कैसे बदनाम किया जा रहा है। आपको पता है, सरकार की अपनी रिपोर्ट है कि इस देश में 32,000 लगभग स्कूल बंद किए जा चुके हैं। 27,000 स्कूलों के विलय का भी फरमान जारी हुआ। एक संस्था है भारत सरकार की, उसका नाम है UDISC, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन। ये कहती है कि 2014-15 में 89,441 स्कूल बंद कर दिए गए। 2018-19 में 51,000 स्कूल बंद कर दिए गए। 2020-21 में 20,000 स्कूल बंद कर दिए गए। 21-22 में 9,663 स्कूल बंद कर दिए गए। इस देश की सरकार को बताना पड़ेगा कि इस देश के सरकारी स्कूलों में किस तबके के बच्चे पढ़ते हैं, किन लोगों की पढ़ाई लिखाई पर आप प्रहार करते हो, और कहां से आप ये अमेरिका शिगुफा लेकर आए। ये चलने वाला नहीं है। बड़ी होशियारी के साथ भारत सरकार ने एक सिस्टम बनाया, हेफा, HEFA, उसका नाम है हायर एजुकेशन फंडिंग एजेंसी। वो एजेंसी क्या करती है? बड़े मजे की बात है। उसका जो विधान बनाया गया, उसमें लिखा गया कि प्रयोगशालाओं, भवनों, पुस्तकालयों और सेंटर फॉर एक्सेलेंस के निर्माण के लिए सरकारी अनुदान के स्थान पर लंबी अवधि के ऋण प्रदान करता है, कर्ज। इसमें मूलधन का भुगतान संस्थान के आंतरिक संसाधनों जैसे फीस, रिसर्च प्रोजेक्ट और दूसरे जरियों से करना होगा। सिर्फ ब्याज का भुगतान सरकार करेगी। और इससे होगा क्या? सरकार कहती है कि संस्थानों को अपने आंतरिक संसाधनों से ऋण चुकाने के लिए प्रोत्साहित करके हेफा वित्तीय अनुशासन और स्वनिर्भरता को बढ़ावा देता है। खतरनाक बात जो है, हेफा का दायरा अब उच्च शिक्षा के साथ साथ स्कूल शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत आने वाले संस्थानों जैसे एम्स, PGI और RML तक विस्तारित है। आप साफ साफ क्यों नहीं कहते? आप हिम्मत करिए, आप ताकत जुटाइए और बोल दीजिए कि हम इस देश के दलितों में स्कूलों में नहीं देखना चाहते, हम इस देश के पिछड़ों आदिवासियों के स्कूलों में नहीं देखना चाहते, कॉलेजों में नहीं देखना चाहते। आप लुका छिपी की बात क्यों करते हो? आप ठग छुप कर हमको स्कूल कॉलेज से बाहर करने की बात क्यों सोचते हो?
आपको क्या लगता है? ये बातें हमारी समझ में नहीं आती, लेकिन जो खतरनाक है वो ये है, इसको जरा समझिए कि सब चीजें कैसे एक दूसरे से मिली हुई है। आप सरकारी स्कूल, अच्छा ये बात आपकी एकदम बेसिक कॉमन सेंस की बात है। इस देश की आबादी पिछले 10 साल में लगभग 20 करोड़ बढ़ी, एक मोटे अनुमान के आधार पर, क्योंकि महामानव ने सब कुछ कराया है, केवल जनगणना नहीं कराई है, और जाति जनगणना के तो नाम से भी हाल तक डरते थे। तो वो आबादी बढ़ रही है, स्कूल बंद हो रहे हैं, सरकारी कॉलेज बढ़ नहीं रहे, और प्राइवेट स्कूल और कॉलेज एकदम सुरसा की तरह बढ़ते चले जा रहे हैं। आप सरकार की अपनी रिपोर्ट है कि सरकारी स्कूलों में बच्चों का एनरोलमेंट तेजी से नीचे गिरा है। तो यह समझ में नहीं आता है कि जब आप ही कह रहे हो कि हमने आबादी में चीन को पीछे छोड़ दिया, और आप ही कह रहे हो कि स्कूलों की जरूरत नहीं है, आप ही कह रहे हो कि कॉलेजों की जरूरत नहीं है, विश्वविद्यालय प्राइवेट संस्थान चला लेंगे, लेकिन ऐसा क्यों किया जा रहा है? पहले आपसे छीना जाएगा कि आपकी शिक्षा इतनी महंगी कर दी जाए कि आप स्कूल तक ना जा पाए, फिर कॉलेज ना जाए, फिर विश्वविद्यालय में जाए, और जब आप पढ़ेंगे नहीं तो रोजगार की मांग कैसे करेंगे? तो आप रोजगार की मांग न करें तो किन लोगों के हाथ में रोजगार आएगा? वो जिनके पास डिग्री होगी, और डिग्री किसके हाथ में आएगी? जिनके पास पैसा होगा, और पैसा किन लोगों के पास है? उन तबकों के पास जिन लोगों ने हमको समता, न्याय और बराबरी से आज तक झुका रखा है, महरूम रखा है। इस साजिश को समझना पड़ेगा, और समझना इसलिए पड़ेगा कि अंगूठा काट लेने वाले लोग हमको अंगूठी पहनने की सलाह दे रहे हैं। वो बता रहे हैं कि सभ्यता क्या है, वो बता रहे हैं कि संस्कृति क्या है। अरे कैसी बात करते हो साहब, देख लीजिए लकीर बड़ी साफ है, कोई इधर की बात नहीं, कोई उधर की बात नहीं। इस देश की सड़कें हमने बनाई है, झूठे बर्तन हमने धोए हैं, फोकट में हजामत हमने बनाया है, मालिश और बेगार हमने किया है, फसलें हमने उगाई है, पहाड़ हमने खोदे हैं। ये देश हमारा है, और इस देश में अगर रहना है तो हमारे कायदे से रहना होगा, और हमारा कायदा बहुत साफ है, बहुत सीधा है, बहुत साधारण है, समता, न्याय, बंधुत्व। क्या ज्यादा मांगते हैं? क्या ज्यादा मांगते हैं? हमने तो नहीं कहा कि किसी का हक काट कर हमको दे दो, हमने तो नहीं कहा कि किसी की गर्दन काट दो, हमने तो नहीं कहा कि हाथी के ऊपर सिर किसी मनुष्य का लगा दो। हमने हमेशा अंधविश्वासों के खिलाफ अपनी भुजाओं से लड़ाई लड़ी है, अपने विवेक से लड़ाई लड़ी है, अपनी बुद्धि से लड़ाई लड़ी है। उस बुद्धि को पहचानो, अपने इतिहास की तरफ देखो, और सोचो कि जिन लोगों ने आज का दिन हमारी हथेली में दिया है, उन लोगों ने कितना लंबा संघर्ष किया है, कितनी लड़ाइयां लड़ी है, कितना ताना झेला है, सड़कों पे रहे हैं, क्लासरूम से बाहर रहे हैं, तब जाकर हमको पढ़ने, लिखने और सोचने का अधिकार मिला है। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरी माओ, मेरी बहनों, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, और वो बात ये कहना चाहता हूं कि इसके पहले कि हालात हमारे हाथ से बाहर निकल जाए, इसके पहले कि आने वाली नस्लें हमें सवालों के कटघरे में खड़ा कर दें और हमसे पूछे कि जब स्कूल बंद हो रहे थे तुम कहां थे? हमसे पूछे कि जब कॉलेज बंद हो रहे थे तुम कहां थे? जब सरकारी अस्पतालों पर प्राइवेट साइन बोर्ड लगाए जा रहे थे तब तुम कहां थे? तब हम कह सके कि हम कटिहार के किसी हॉल में बैठकर तुम्हारे हक की बात कर रहे थे। इसलिए जो बात मैं कहना चाहता हूं, और इसलिए कहना चाहता हूं कि अच्छा एक ग्राफ देखिए, आजकल आपके सामने बहुत तरह तरह के बाबा दिखाई देते हो। कोई अनिरुद्धाचार्य है, कोई रामभद्राचार्य है,
कोई पता नहीं, बड़े अजीब अजीब से उनके नाम हैं। तो ये जो, अच्छा ये भी बड़े कमाल की बात है, एक धीरेन्द्र शास्त्री है। अच्छा सुनिए, नहीं हंसने की बात नहीं है, ये जो धीरेन्द्र शास्त्री है, ये लंपट लाल, ये 5वीं भी पास है कि नहीं गारंटी के साथ नहीं कहा जा सकता है। ये आचार्य है, ये अनिरुद्धाचार्य है, गुंडा मवाली, जो औरतों के बारे में घटिया बातें करता है, तकियानुसी बातें करता है। वो खुद ही कहता है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं, मैंने तो छठी नहीं पढ़ाई। ये सब आचार्य बने फिरते हैं, और हम जो बीए करके, एमए करके, पीएचडी करके विश्वविद्यालयों में बरसों बरसों खपाकर कह रहे हैं कि हमको हमारा हक दे दो, वो कहते हैं नहीं, आकर हमारे पैर दबाओ, हमारे जूते उठाओ, हमारी पालकी उठाओ। इसलिए सबसे पहले तो इन बाबाओं को बाहर करने की जरूरत है। बाहर करने से मेरा आशय है अपने दिमाग से बाहर करने की जरूरत है, अपने दिल से बाहर करने की जरूरत है। ये दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती। ये छोटा रिचार्ज नहीं चल सकता है। छोटा रिचार्ज का मतलब कि आपने करवा चौथ बनाया, आपके पति की जिंदगी 1 साल के लिए रिचार्ज हो। आपने जीवतिया मनाया, आपके बच्चों की जिंदगी 1 साल के लिए रिचार्ज हो। तो ये जो जिंदगी का छोटा रिचार्ज है ना, इससे मुक्त होने की जरूरत है। और बहुत, मैं जानता हूं कि ये इतना आसान नहीं है, लेकिन ये करना पड़ेगा। आज नहीं करेंगे तो कल करना पड़ेगा, कल नहीं करेंगे तो परसों करना पड़ेगा, हम नहीं करेंगे तो हमारी आने वाली नस्लों को करना पड़ेगा, लेकिन करना तो पड़ेगा। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माओ, मेरे बुजुर्गों, जो बात अगली मैं करना चाहता हूं वो ये करना चाहता हूं कि इसलिए जरूरी है शिक्षा के महत्व को पहचानना, इसलिए जरूरी है स्वास्थ्य के महत्व को पहचानना और संविधान के अर्थ को पहचानना, क्योंकि जो खतरा है वो केवल इतने का नहीं है। खतरा यह है कि आपने गौर किया होगा, इस देश में मॉब लिंचिंग की समस्या बढ़ी है। हमको गाय के नाम पर मारना सिखाया जा रहा है, हमको मंदिरों के नाम पर लड़ना सिखाया जा रहा है, हमको मस्जिदों के खिलाफ भड़काना सिखाया जा रहा है, हमको बताया जा रहा है कि ये लोग तुम्हारे दुश्मन हैं, हमको बताया जा रहा है कि ये लोग इस देश को बर्बाद कर देंगे, हमको बताया जा रहा है कि कुछ लोग बांग्लादेशी हैं, हमको बताया जा रहा है कुछ लोग पाकिस्तानी है, कुछ लोग खालिस्तानी है, कुछ लोग इधर उधर के लोग हैं, नक्सली है, अर्बन नक्सल। क्यों कहा जा रहा है? किन लोगों के हाथों में लाठियां थमाई गई, किन लोगों के हाथों में पल्लम थमाया गया है? कहीं वो हमारे और आपके बच्चे तो नहीं है? आपने गौर किया है? इसलिए जरूरत है हमारे आपके बच्चों को स्कूलों से बाहर करने की, सत्ताधारी लोगों को, क्योंकि कल जब वो कहे कि किसी को मंदिर के नाम पर मार देना है, किसी को मस्जिद के नाम पर मार देना है, किसी को मुल्क के नाम पर मार देना है, किसी को गाय के नाम पर, किसी को भारत माता के नाम पर मार देना है, तो आसानी से उनके हाथों में लाठी, बल्लम, गंडासा, बंदूक थमा सके। हमारे और आपके बच्चों की केवल शिक्षा का सवाल नहीं है, यह उनकी जिंदगी का भी सवाल है, उनके भविष्य का भी सवाल है, और इन सवालों से हमको जूझना तो पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती। एक बात और जो मुझे कहनी है, मुख्यालय पर तिरंगा नहीं लहराया, जिन्होंने झंडे को झंडा नहीं माना भारत के, जिन्होंने भारत के संविधान को अपना नहीं माना, जिन्होंने भारत की आजादी को अपना नहीं माना, वो कहते हैं कि हम तुम्हें राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट देंगे, तो हम कहते हैं आपको तो पहली फुर्सत में हम यहां से बाहर करेंगे। बहुत हुआ। इस तमाशे को समझने की जरूरत है, और इसलिए समझने की जरूरत है मेरे दोस्तों, इसलिए समझने की जरूरत है कि केवल हमारा और आपका सवाल नहीं है, केवल इस हॉल में बैठे हुए लोगों का सवाल नहीं है, ये सवाल हमारी आने वाली कई नस्लों का है। और बाबा साहब ने आगरा के अपने भाषण में कहा था, वो बात मैं कोट करना चाहता हूं। उन्होंने कहा था कि मैं बड़ी मुश्किल से इस लड़ाई को यहां तक लेकर आ पाया हूं,
अगर तुम इसको आगे नहीं ले जा सकते हो तो इसको पीछे लेकर मत जाना, कम से कम इसको यहां बना कर रखना। ये जिम्मेदारी हमारी भी है, ये जिम्मेदारी आपकी भी है। ये जिम्मेदारी हर उस व्यक्ति की है, हर उस नागरिक की है जिन्होंने बराबरी के इस अधिकार का फल चखा है। हमने नहीं चखा है कि आपने नहीं चखा है। कौन कह सकता है कि आज से 50 साल पहले हम और आप इसी तरीके से बैठ सकते थे? क्या मैं सोच सकता था कि आज से 50 साल में पहले इस तरीके से खुलकर आपसे बात कर पाता? संविधान जैसे जैसे जड़ पर उतर रहा है वैसे वैसे बौखलाहट पड़ रही है। इसीलिए एक दृष्टिहीन बाबा, और दृष्टिहीन जब मैं कह रहा हूं तो आंख से नहीं कह रहा हूं, दिमाग से कह रहा हूं। वो दृष्टिहीन बाबा कहता है कि हमको मायावती जी को बहन जी कहने में दिक्कत होती है क्योंकि वो मनु को खत्म करने की बात करती है, हमको तो मनु वाली व्यवस्था चाहिए। ये कितने जातिवादी हैं, आपको अंदाजा है? ये देंगे हमको बराबरी का अधिकार? कहां हम मांगने जा रहे हैं? ये जो इसका नाम है, क्या नाम है, रामभद्राचार्य, ये आदमी पीएचडी है, यकीन नहीं करेंगे आप। ये कहता है, पीएचडी है, ये कहता है कि सरयू पारीण ब्राह्मण श्रेष्ठ होते हैं, और त्रिगुणायत, दीक्षित, पाठक सब ब्राह्मण। ये कहते हैं कि ये ब्राह्मण नीच होते हैं। जो आदमी ब्राह्मणों में भी दूसरे गोत्र के लोगों को नीच मानता है, मैं उस शब्द का इस्तेमाल नहीं कहना चाहता जो दलितों के लिए उस आदमी ने इस्तेमाल किया। मुझे शर्म आती है, और मुझे शर्म आती है इस बात पर कि भारतीय ज्ञानपीठ ने उस आदमी को पुरस्कार के लिए चुना। ऐसे लोग समझते हैं ये समाज को किस दिशा में आगे लेकर जाएंगे। क्या इनके पास कोई दृष्टि है, कोई नजरिया है? क्या इन्होंने कोई शोषण झेला है? क्या ये जानते भी हैं कि बराबरी क्या होती है? क्या ये जानते भी हैं कि कैसा लगता है समानता का व्यवहार जब आपके साथ किया जाए? तो आखिर में जो बात मैं करना चाहता हूं, क्योंकि बात बड़ी लंबी हो गई है, और जो बात मैं आखिर में करना चाहता हूं वो ये कि लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी, लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और ये मत मानकर चलिए कि ये लड़ाई बस यहां तक रहेगी। सरकार बदलने या न बदलने की लड़ाई नहीं, ये लड़ाई व्यवस्था बदलने की भी लड़ाई नहीं, ये लड़ाई सलूक बदलने की लड़ाई, ये लड़ाई व्यवहार बदलने की लड़ाई, ये लड़ाई उस चेतना के अर्थ को बदलने की लड़ाई है जो हमारे और आपके धमनियों में रक्त बनकर बहता है। इसलिए जिस सन्नाटे के बीच मैं बात करना चाहता हूं, उस सन्नाटे के शोर को मैं साफ महसूस कर पा रहा हूं, और इसलिए कहना चाहता हूं कि अपने घरों से बाहर निकलो अपने उन आराम गाहों से जो हमारे पुरखों ने तुमको बना कर दी। इसलिए बाहर निकलो कि आने वाली नस्लें भी उस समानता, न्याय और बंधुत्व के स्वाद को चख सके जो हमको हमारे पुरखों ने दी थी। और एक घटना का जिक्र मैं यहां करना चाहता हूं। बिहार में एक जगह है कुर्था, और मैं शहीद जगदेव को याद करना चाहता हूं कि जब उनको चौराहे पर गोली मारी गई, आप नफरत देखो कि गोली मारने के बाद दारोगा उनको जीप से घसीटता हुआ लाता है और उनके चेहरे पर पेशाब करता है। वो गोली सिर में मारी गई थी। इसके अर्थ को समझो कि वो गोली शहीद जगदेव को सिर में क्यों मारी गई थी,
छाती में मारने से भी वो मर सकते थे, पीठ में मारने से भी मर सकते थे, कहीं और मारने से भी मर सकते थे। लेकिन उस दरोगा ने शहीद जगदेव के सिर में गोली इसलिए मारी क्योंकि उसका इशारा था कि इस देश के दलितों, इस देश के पिछड़ों, इस देश के आदिवासियों, इस देश के पसमानदाओं, हम तुमसे सोचने का अधिकार छीन लेंगे, तुमको सोचने का अधिकार नहीं है। इसलिए उसने दिमाग में गोली मारी। और हम ऐलान करना चाहते हैं कि हम लड़कर झगड़ के संघर्ष करके अपने सोचने के अधिकार को जिंदा रखेंगे, हम अपने पढ़ने के अधिकार को जिंदा रखेंगे, हम जिंदा रखेंगे विचार करने के अधिकार को, हम जिंदा रखेंगे समानता, न्याय और बंधुत्व की लड़ाई लड़ने के अधिकार को। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि बचाओ ऐसे तमाम लोगों को, बचाओ जो तुम्हारे लिए सोचते हैं, ऐसे तमाम लोगों को बचाओ जो तुम्हारे लिए लिखते हैं, ऐसे तमाम लोगों को बचाओ जो तुम्हारे लिए कविताएं लिखते हैं, जो तुम्हारा इतिहास लिखने की कोशिश कर रहे हैं, जो पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, इस मुल्क का नया इतिहास। एक और बात जो मैं कहना चाहता हूं कि इस दुनिया में पूरा इतिहास आक्रमणकारियों का इतिहास है, विजेताओं का इतिहास है, आक्रांताओं का इतिहास है। इस देश में, इस पूरी दुनिया में दलितों का इतिहास नहीं मिलता, इस पूरी दुनिया में कालों का इतिहास नहीं मिलता है औरतों का इतिहास। ऐलान करो कि हम लिखेंगे अपना इतिहास, ऐलान करो कि इस देश के दलित, इस देश के पिछड़े, इस देश के आदिवासी, इस देश की औरतें अपना इतिहास खुद लिखेंगी और उस दिन भारत का नया इतिहास बनेगा, उस दिन समता, न्याय और बंधुत्व का इतिहास बनेगा। और उस दिन कहेंगे कि ये है हमारा राष्ट्र, हमने इसको बनाया है, इसमें हमारा लहू है, इसमें हमारा पसीना है, इसमें हमारा जोम मिला हुआ है। तो करा के दंगा, जला के बस्ती, करा के दंगा, जला के बस्ती, मुआवजा बांटता है जो अब, उठो के मिलजुल कर हमको है उसका खाना खराब करना। ये बताएंगे हमको राष्ट्रवाद, ये बताएंगे हमको देशभक्ति, ये बताएंगे झंडा कैसे लगाना है, ये बताएंगे सड़क पे कैसे चलना है, हम बताएंगे देश कैसे चलता है। ये देश तो हमारा है, हमने आपको यहां रहने का मौका दिया है, आप इस देश के अतिथि हैं और अतिथियों को कब्जा करने का अधिकार नहीं होता घर में। इस देश के अतिथि हमारे स्वाभिमान पर कब्जा करके बैठ गए हैं, वो कब्जा करके बैठ गए हैं हमारे सोचने समझने के अधिकार पर। और 1 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा कि अपनी शिक्षा को बचा लो, हर उस व्यवस्था को बचा लो जो हमको सोचने के लिए प्रेरित करती है। और बीपी मंडल साहब ने जो कहा था, रिजर्वेशन 27% रिजर्वेशन हमको मिला, लेकिन अब इस रिजर्वेशन के मतलब को बदलना पड़ेगा। इसलिए जब सरकारी नौकरी तो है नहीं, तो एक सर्वे होना चाहिए, पता चले अंबानी के यहां कितने दलित पिछड़े काम करते हैं, पता चले अडानी के यहां कितने दलित पिछड़े आदिवासी काम करते हैं, और इस देश के प्राइवेट संस्थानों में रिजर्वेशन लागू होना चाहिए और उसी अनुपात में लागू होना चाहिए, उसी अनुपात में, मतलब आबादी के अनुपात में। बिहार में तो सर्वे हुआ और वहां है पिछड़ों की आबादी 65% के आसपास, 20% दलितों की, 2% लगभग आदिवासियों की। तो इस देश में 15% लोग हमको मिलकर बता रहे हैं कि तुमको कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। ये व्यवस्था तो चलने वाली नहीं है। एक और बात, जब मैं आरक्षण की बात करता हूं तो आरक्षण केवल सरकारी नौकरी में नहीं, आरक्षण केवल प्राइवेट संस्थानों में नहीं, हर आर्थिक गतिविधि में आरक्षण लागू करना पड़ेगा। एक लिस्ट बनाओ कि ठेकेदार कितने हैं दलित पिछड़े आदिवासी, 85% हिस्सा ठेकेदारी में भी दलितों पिछड़ों आदिवासियों का होना चाहिए। अरे ऐसे कैसे हो सकता है कि मेहनत मशक्कत करना तो हम जाने, सड़क हमने खोदी, खेती हमने की, फावड़ा हमने चलाया, और तुम कहोगे कि तुम्हारे पास पैसा इसलिए देश की सड़कें कैसे बनेंगी? ऐसे कैसे चलेगा? तो हमको ये मांग उठानी पड़ेगी
कि हर इकोनॉमिक एक्टिविटी में रिजर्वेशन चाहिए। अगर 100 करोड़ का काम कटिहार में हो रहा है तो यह इंश्योर करना पड़ेगा प्रशासन को कि 85 करोड़ का काम दलित, पिछड़े, आदिवासी कर रहे हैं, और यह मांग करनी पड़ेगी। तो आखिर में जो बात मैं कहना चाहता हूं, हम दबे कुचले लोग नहीं हैं, हमने अपने इतिहास को पहचाना नहीं। अच्छा, एक छोटी सी बात और, मीडिया। एक तो जिस मीडिया से आप उम्मीद लगाकर बैठे हैं वो मीडिया हमारा मीडिया नहीं है। वो मीडिया हमारा मीडिया कैसे नहीं है? आप यही कहते हो ना कि ये मीडिया दंगा फैलाता है, ये मीडिया नफरत फैलाता है, ये मीडिया भाईचारे के खिलाफ है। तो हमको लगता है कि हम बच गए। क्यों? क्योंकि इस मीडिया में दलित, पिछड़े, आदिवासी है ही नहीं। तो हम ये कह सकते हैं कि जिस दिन इस देश की मीडिया में दलित, पिछड़े और आदिवासी आएंगे, उस दिन इस मीडिया को भी बदलना पड़ेगा। और जब मैं कह रहा हूं कि ऐसी सत्ता को उखाड़ फेंको जो विविधता के खिलाफ है, डाइवर्सिटी के खिलाफ है, भाईचारे के खिलाफ है, मनुष्यता और न्याय के खिलाफ है, तो इसके साथ ही मैं ये भी जोड़ रहा हूं कि ऐसी मीडिया को भी उखाड़ फेंको जो भाईचारे के खिलाफ है, जो विविधता के खिलाफ है। बंद करो पढ़ना दैनिक जागरण, बंद करो पढ़ना दैनिक भास्कर, बंद करो पढ़ना देखना आज तक, बंद करो देखना एबीपी न्यूज। किस लिए देखते हो? गालियां सुनने के लिए, जहां एंकर बैठकर खुलेआम दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के खिलाफ बातें करता है। एक एंकर हुआ, मैं तो नाम लेकर बोल रहा हूं, आज तक मैं एक एंकर हुआ करता था, राबड़ी जी ने एक ट्वीट किया ट्विटर पे। उस एंकर ने मीटिंग में कहा, आज तक का, और बाकायदा उसने ट्वीट का जवाब दिया कि अच्छा राबड़ी जी ट्वीट भी करती है, ट्वीट लिखकर दिखा दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे होती है बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री के बारे में ऐसी घटिया बातें करते हुए? क्यों? क्योंकि तुम एक खास जाति से बिलोंग करते हो, ये सोच है तुम्हारी। तो जो चेतावनी मैं देना चाहता हूं वो चेतावनी ये है कि ये मत सोच लेना कि तुमसे अगर कुर्सी पर बैठकर कोई आदमी उधर का बात कर रहा है तो वो दिल से तुमको बराबर मान रहा है, वो असल में तुम्हारी गर्दन रेतने के मौके ढूंढ रहा है। और इसको समझना पड़ेगा। और मैं इतिहास बोध की बात करके जाऊंगा। हमको सोचना पड़ेगा कि मूक नायक कैसे बंद हो जाता है, जस्टिस कैसे बंद हो जाता है, ये सारे अखबार और पत्रिकाएं थी। समता कैसे बंद हो जाता है, उदय रासू कैसे बंद हो जाता है, आरएसएस का अखबार तो नहीं बंद हुआ, ये सब तो नहीं बंद होते। तो जो लोग इस तबके से आने वाले नेता हैं उन पर भी हमको दबाव बनाना पड़ेगा कि इस नजरिए से भी आने वाले 10 साल, 20 साल, 25 साल के हिसाब से, 50 साल के हिसाब से, 100 साल के हिसाब से एक मीडिया का ऐसा ढांचा खड़ा करना पड़ेगा जो वाकई विविधता वाला हो, जो समता, न्याय और बंधुत्व वाला हो। तो देर हो गई है, मैं अपनी बात खत्म करता हूं और आखिर में सिर्फ एक लाइन कहना चाहता हूं कि बेलचे लाओ, बेलचे लाओ, खोदो जमीन की तहें, बेलचे लाओ, खोदो जमीन की तहें, कुछ पता तो चले दफन कहां हूं मैं, कुछ पता तो चले दफन कहां हूं मैं। आपने मुझे बुलाया, इतने प्यार से सुना, इतना मान दिया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। संविधान जिंदाबाद, लोकतंत्र जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।